Hello, my name is Daisy Arora. I have studied from Hansraj College of Delhi University and I am here to explain you about the digestive system of humans. Now, what is digestion? Digestion is the breakdown of complex substance into simpler ones. Now, what is the need कि हमें complex food को simple one में convert करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जो हमारे cells हैं वो सिंपलर फॉर्म को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो कि फर्दर एसिमिलेशन में काम आएगा। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस उनको करने हैं तो वो उस न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में ही ले पाएंगे सेल्स और उसके बाद उनका यूज कर पाएंगे फॉर वेरियस पर्पसेस ना। तो इसके लिए कुछ मशीनरी इन्वॉल्व होगी। तो उस मशीनरी में क्या आता है? एक एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में क्या पार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Now, what are accessory glands? First, liver, then gallbladder, then pancreas. अब ये एक्सेसरी ग्लैंड्स क्यों है? ये एक्सेसरी ग्लैंड्स इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर खाना खुद डाइजेस्ट होने नहीं जाता है, वो एक कैनाल में, एक कैविटी में जाता है जहाँ पे हमारे सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, यानी कि अपने एंजाइम्स, केमिकल्स उस कैविटी में रिलीज करेंगे जहाँ पर फूड पे वो वर्क होगा और फिर वो जाकर एब्जॉर्ब होगा। तो वो सेल्स के अंदर जाके डाइजेशन नहीं करते हैं, वो कैविटी में डाइजेशन होता है। सेल्स अपना सिक्रीशंस कैविटी में डालते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और एक्सेसरी ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस यानी लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर अपने सिक्रीशंस अपने एलिमेंट्री कैनाल में पोर करते हैं जहाँ पे वो फूड में एक्ट करते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी एनाटॉमी समझेंगे। एनाटॉमी मीन्स कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी से हम एयर लेते हैं, यानी थ्रू नोज, इसके पीछे नेजल कैविटी, यहाँ से एयर जाती है। माउथ के थ्रू, यानी ये जिसको माउथ वाला पार्ट है इसे हम बकल कैविटी कहते हैं, यहाँ से हम एयर भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं। इसके बाद ये दोनों चीजें जाती हैं फेरिंग्स में, यानी ये कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। यहाँ पे खाना गया। अब ये जो पार्ट है, इंटीरियर पार्ट, दिस इज ट्रेकिया। और ट्रेकिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो लंग्स में उनका कनेक्शन होता है, वहां पे हमें सिर्फ एयर भेजनी है, फूड पार्टिकल्स नहीं जाना चाहिए। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमको खाते खाते ठसका लग जाता है तो हम सब बोलते हैं कि जल्दी से पानी पी लो। क्यों? क्योंकि खाना जो है वो ईसोफेगस यानी ट्रेकिया के पोस्टीरियर पोजीशन पे ईसोफेगस होती है, तो खाना ईसोफेगस की जगह ट्रेकिया में चला जाता है, इसलिए हमको ठसका लग जाता है। बट वो तो कभी कभी होता है, हर बार तो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए कौन है? तो ट्रेकिया में एक पार्ट होता है ग्लॉटस, इट इज अ मस्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया, जिसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओपन और क्लोज होता है अकॉर्डिंग टू द कि आप खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं उस टाइम पे। एपिग्लॉटस जो कि ग्लॉटस के ऊपर है, एपी मीन्स अबव और ग्लॉटस यानी ग्लॉटस के ऊपर। तो ये ग्लॉटस के ऊपर फ्लैप लाइक कवरिंग है जो कि जब खाना हम स्वॉलो कर रहे होते हैं, जब माउथ फेरिंग से ईसोफेगस में खाना जा रहा होता है तो वो कवर कर लेता है। फिर ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा। अब स्टमक इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन जहाँ पे HCl रिलीज होता है, चर्निंग होती है फूड की। अब यहाँ पर जो ईसोफेगस से स्टमक के खाना गार्ड कर रहा है कि मतलब यहाँ से यहाँ एंट्री दिलवाना है अगर फूड को, तो वहां यहाँ पे कुछ जैसे मॉल में जाते हैं तो बाहर गार्ड्स लगे होते हैं ना, तो यहाँ पे भी एक गार्ड है जो कि फूड की एंट्री को रेगुलेट करेगा या चेक करेगा, चेकिंग पॉइंट बेसिकली। यहाँ से खाना जाएगा थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर, ये स्टमक में जाएगा। नाउ व्हाई इज कार्डियक स्फिंक्टर नेम्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर? इट इज कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर बिकॉज इट इज लोकेटेड नियर टू द हार्ट। ये हार्ट के बहुत क्लोज प्रेजेंट है, इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। नाउ स्टमक के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस, कार्डियक, कार्डियक पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। अब ये जो पाइलोरस रीजन है स्टमक का, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर।
पाइलोरिक स्फिंक्टर से के थ्रू ये ड्यूडेनम में गया, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वाइडेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट बट वाइडेस्ट पार्ट है, जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन होता है, बट एब्जॉर्प्शन भी कुछ लिमिटेड होता है। बट जो मेजर एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम और इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद इलियम से थ्रू इलियोसिकल वाल्व फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे मेजरली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन क्योंकि ऊपर जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड देन एनस के थ्रू हम फीकल मैटर डेफिकेट कर देते हैं। Now, why small intestine is known as small intestine and large intestine is known as large intestine, जबकि small intestine ज्यादा बड़ी है, वो इसीलिए क्योंकि ये इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है ये छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है। आई नो कि बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बट फिर भी मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। उसके बाद वाल्व्स, यहाँ पे स्फिंक्टर्स क्यों है, नॉट वाल्व्स, क्योंकि हमने जनरली पढ़ा है कि जो हार्ट के पास वो तो वाल्व्स होते हैं, वहां पे क्यों नहीं है वाल्व्स, क्योंकि हम कभी पानी पी रहे होते हैं, कभी मिल्क का इनटेक कर रहे होते हैं, कभी हैवी नॉनवेज जैसे कि चिकन का कर रहे होते हैं, तो हर जो फूड है वो वेरीड प्रेशर्स लगाता है हमारे स्मूथ मसल्स में, जिसकी वजह से हमको अलग अलग प्रेशर झेलना पड़ता है। तो वाल्व एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर्स टॉलरेट कर सकता है, बट स्फिंक्टर्स काफी वेरिएशंस टॉलरेट कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे मोस्टली जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक में आपको स्फिंक्टर्स मिलेंगे, ना कि वाल्व्स। वाल्व्स जनरली कार्डियक सिस्टम का पार्ट है, वो कार्डियक पार्ट में मिलता है, जैसे हार्ट में बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व्स, वहां पे वाल्व्स होते हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है, लिवर, ये गॉल ब्लैडर, जिस दोनों की ओपनिंग ड्यूडेनम में है, जो डक्टस सिस्टम के थ्रू ये ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। पैनक्रियाज भी ड्यूडेनम पार्ट में ही कनेक्टेड है। नाउ लेट्स गो टू फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन कैसे? केमिकल डाइजेशन मीन्स थ्रू द यूज ऑफ या विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड केमिकल्स। बट मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होगा, फोर्स, प्रेशर ये अप्लाई करके हम फूड को तोड़ेंगे। केमिकल डाइजेशन में हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, बट मैकेनिकल डाइजेशन में सिर्फ जैसे पनीर का एक क्यूब है तो वो एक छोटे पनीर के क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है, बट उसके न्यूट्रिएंट्स हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू। मैकेनिकल डाइजेशन माउथ में थ्रू टीथ होता है। उसके बाद ईसोफेगस में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती है, वहां पे होता है पेरिस्टाल्सिस के थ्रू। स्टमक में चर्निंग होती है, वहां पे भी जहां पे भी स्मूथ मसल्स है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस करते ही करते हैं, तो स्टमक में भी चर्निंग के वो काफी काम आता है ना। हमारा जो केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों माउथ से स्टार्ट हो जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन थ्रू टीथ और केमिकल डाइजेशन थ्रू सलाइवा। अब हमारे माउथ में 3 तरीके के ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि पेयर्स में प्रेजेंट है। सबसे पहले जो चीक्स के पास है, जिसका जो साइज है वो मैक्सिमम है, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। इसके बाद यहाँ है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। नाउ व्हाई इट इज नेम्ड एज सब मैक्सिलरी, क्योंकि ये मैक्सिलर जो लोअर जॉ होता है उसके पास है, इसीलिए सब मैक्सिलरी। फिर एक टंग के नीचे है जो है सब लिंगुअल, पैरोटिड उसमें से लार्जेस्ट है। तो ये तीनों अपने सिक्रीशंस माउथ में पोर करते हैं। सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? हमको तो पता है कि जो मतलब माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा में होता है बाइकार्बोनेट आयंस,
देन वाटर, म्यूसिन भी होता है, एक बहुत मेजर एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज, लाइसोजाइम, ये सारी चीजें होती हैं ना। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज बेसिक मीडियम में, नॉट एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन पीएच पर कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज, माल्टोट्रायोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देती है। 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन 3 सब्सटेंस माल्टोज, माल्टोट्रायोज, डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर ये एक सिंपलर फॉर्म नहीं है, बट स्टिल 30% यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। एक ही बायोमोलिक्यूल है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल है, जिसका डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन्स का डाइजेशन यहाँ स्टार्ट नहीं होता है। लिंगुअल लाइपेज भी एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो कि लाइपेज से हमको पता चल रहा है कि लिपिड पे एक्ट करेंगे। लिपिड मीन्स फैट्स, फैट्स में एक्ट करेंगे, बट ये यहाँ एक्ट नहीं करते हैं। इसका रीजन आपको फर्दर पता चल जाएगा। और सलाइवा में होता है लाइसोजाइम, जो कि एंटी बैक्टीरियल इन नेचर होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो वहां पे उसको खत्म कर देगा, वाटरी टेक्सचर देने के लिए। म्यूसिनस पार्ट और हाइड्रोकार्बोनेट आयन बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए ना। इसके बाद फूड जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में थ्रू पेरिस्टालसिस, ईसोफेगस इज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड, यानी ईसोफेगस में कोई भी ग्लैंड्स नहीं है। इसीलिए जो ईसोफेगस है यहाँ पे सिर्फ पेरिस्टालसिस के थ्रू खाना ऊपर नीचे जाता है ना। पेरिस्टालसिस कैसे होती है? ईसोफेगस में होते हैं स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से जो फूड है, पहले जो हमारी ईसोफेगस की लेयर है, जब फूड जाता है तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन रिलैक्स करती है, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स, ऐसे ये प्रोसेस चलती है, जिसके थ्रू ये फूड स्टमक तक पहुंचता है ना। अब स्टमक में कैसे पहुंचेगा? थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर से गार्ड करेगा और उसके बाद खाना स्टमक में चला जाएगा ना। स्टमक में होते हैं 3 तरीके के सेल्स। एक होते हैं पेराइटल सेल्स, एक होते हैं पेप्टिक सेल्स और एक होते हैं म्यूकस नेक सेल्स। अब स्टार्टिंग में जब हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है तो जो हमारा स्टमक का जो शेप है वो जे शेप्ड होता है, बट जैसे ही हमने कुछ खाया वो जे शेप नहीं रहता है ना। पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? पेराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, which is responsible for vitamin B12 absorption. And we all know कि जो विटामिन B12 है ये आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आरबीसी इमेच्योर रहेंगे, मेगा कैरियोसाइट के फॉर्म में रहेंगे, जो कि पर्निशियस एनीमिया का रीजन होता है ना। HCl, अब हमको मोस्टली क्या लगता है कि HCl खाना तोड़ता है, बट HCl इज नॉट रिलेटेड टू ब्रेक डाउन ऑफ फूड। HCl काम करता है अपने ही एक स्टमक के सेल के
एंजाइम को एक्टिवेट करने में, जिसका नाम है पेप्सिनोजन, जो कि कन्वर्ट होता है पेप्सिन में थ्रू द हेल्प ऑफ HCl। यहाँ पे HCl एक्ट करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन इज एन एंजाइम जो कि एसिडिक पीएच पर काम करता है और प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है डाइपेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, ट्राइपेप्टाइड्स इसमें। अब म्यूकस नेक सेल्स क्या करते हैं? म्यूकस नेक सेल्स स्टमक की लाइनिंग को इस हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटेक्ट करता है। ये HCl क्यों जरूरी था ये तो हमें पता चल गया। HCl का एक फंक्शन और होता है, वो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, यानी Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एनीमिया का एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर Fe3+ Fe2+ में नहीं कन्वर्ट होगा, Fe2+ यानी आयरन का जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है वो Fe2+ है, नॉट Fe3+, लेकिन जब हम लेते हैं फूड में वो Fe3+ के फॉर्म में रहता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी HCl बहुत जरूरी है। तो अगर बॉडी में HCl नहीं होगा, यानी पेरिफेरल सेल्स नहीं होंगे अगर, तो परनीशियस अनीमिया तो होगा ही होगा, उसका शेप तो खराब होगा ही होगा आरबीसी का, साथ में आयरन की बाइंडिंग भी नहीं हो पाएगी, तो हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। किसी किसी केसेस में होता है कि हम बहुत ज्यादा एंटासिड्स ले लेते हैं। अगर हम एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड्स लेते हैं, तो अब उस एंटासिड्स का इफेक्ट क्या होता है? उस एंटासिड्स का ये इफेक्ट है कि वो पैराइटल सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, यानी इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से HCl भी रिलीज नहीं होता और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज नहीं होता। दोनों में नेगेटिव, यानी दोनों रिलीज नहीं होंगे। ये दोनों रिलीज नहीं होंगे तो क्या होगा? हमें अनीमिया हो जाएगा। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा रेगुलर एंटासिड्स का यूज करते हैं तो उन पर्सन्स को ये एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए जब डॉक्टर एडवाइस करें तभी ही एंटासिड्स लेना चाहिए ना। अब स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया स्टार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ में हो गया, यानी अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होना स्टार्ट होते हैं, फिर प्रोटीन्स में आते हैं। यहाँ पे प्रोटीन्स के अलावा कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके बाद खाना सीधा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। नाउ ड्यूडेनम में, जो ड्यूडेनम की लेयर है वहां से एक हार्मोन, ड्यूडेनम रिलीज करता है हार्मोन सिक्रेटिन, जो कि पैनक्रियाज के पास जाता है और पैनक्रियाज रिलीज करता है बाइकार्बोनेट आयंस। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ताकि वो जो एसिडिक फूड स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, यानी एल्कलाइन कर सके। पहले न्यूट्रलाइज करेगा फिर उसको एल्कलाइन करेगा। फिर CCK जाता है अगेन पैनक्रियाज के पास भी और गॉल ब्लैडर के पास भी। पैनक्रियाज से रिलीज कराता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूस, और गॉल ब्लैडर से ये रिलीज कराता है बाइल सॉल्ट्स। रिमेम्बर दैट कि जो बाइल है, बाइल जूस, ये सिक्रीट लीवर में होता है, बट इसका जो कंसंट्रेशन है या फिर जो स्टोरेज का पार्ट है गॉल ब्लैडर करता है। तो जो डिफरेंस है लिवर के बाइल में और गॉल ब्लैडर के बाइल में वो सिर्फ इतना है कि जो गॉल ब्लैडर का बाइल है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है एज कंपेयर टू लिवर बाइल। नाउ पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ CCK। पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोअमाइनोपेप्टिडेज,
पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये सारी एंजाइम्स इन एक्टिव फॉर्म में पैनक्रियाज रिलीज करता है और वो थ्रू डक्टस सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज हो जाता है ना। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होंगे, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं, ताकि ये वहीं के प्रोटीन्स या वहीं के लिपिड्स को, यानी जो कि पैनक्रिया सपोजिटली ने रिलीज कर रहा है, तो ये वहीं के प्रोटीन्स लिपिड्स को डाइजेस्ट ना करते, इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किए जाते हैं। इसके बाद ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन का है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन का है काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज का है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रो अमाइनोपेप्टिडेज का है अमाइनोपेप्टिडेज, एंड सिमिलर टू पैनक्रियाटिक लाइपेज। प्रोपेनक्रियाटिक लाइपेज पैनक्रियाटिक लाइपेज में कन्वर्ट होता है। नाउ ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बस कन्वर्ट करना है, क्योंकि एंजाइम इतना मैजिकल है, ये ऑटो कैटालिटिक है कि अगर ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये सारे एंजाइम्स को अपने आप एक्टिवेट कर देगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, यानी जो एंटेरोसाइट सेल्स हैं, एंटेरो इज फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट मीन्स सेल्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ट्रिप्सिन जाके काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करेगा, प्रो अमाइनोपेप्टिडेज को अमाइनोपेप्टिडेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये इतना मैजिकल है क्योंकि एक ऑटो कैटालिटिक एंजाइम है। एक बार इसे ये एक्टिवेट हो जाए, इसके बाद ये सबको एक्टिवेट कर देगा। नाउ ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइनोपेप्टिडेज ये करते क्या है? जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन हार्मोन, ट्रिप्सिन एंजाइम, नॉट हार्मोन, इट इज एन एंजाइम, ये करता है प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प, ये प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है। ट्रिप्सिन का भी मतलब जो प्रोटीन्स की तो चेन होती है, प्रोटीन्स इज व्हाट, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड की चेन है, यहाँ पे जहां पर टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, सपोज यहाँ पे टायरोसिन है और यहाँ पे फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड है। ट्रिप्सिन जाएगा, कहीं पे भी कट नहीं लगाएगा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं करेगा, वो सीधे जाएगा और यहाँ पे ब्रेक करेगा, यानी टायरोसिन के और फिनाइल एलेनिन के बीच में। फिर काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी प्रोटीन्स पे काम करता है, पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सिलैंड, हमें पता है कि प्रोटीन्स की चेन में एक पार्ट कार्बोक्सिलैंड होता है और एक पार्ट अमीनो एंड होता है। तो जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो प्रोटीन की चेन में जहां पे कार्बोक्सिल एंड है वहां से कट लगाएगा, अमाइनोपेप्टिडेज जहां पे अमाइनो एंड है वहां से कट लगाएगा। ये इस तरीके से इसको प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज लिपिड्स पे काम करता है। ना लिपिड्स पे एक्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक लाइपेज को पहले जो लिपिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं।
और पेनक्रियाटिक लाइपेज इसी फैटी एसिड्स की चेन को ब्रेक करता है और उसके बाद इसका फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है। बट ये इतना ग्लोबुलर होता है कि अंदर तक पेनक्रियाटिक लाइपेज जो एंजाइम है वो एक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए इसके ब्रेकडाउन के लिए इसको बाइल सॉल्ट्स चाहिए जो कि इसके एग्रीगेट्स को दूर दूर करेगा, यानी ब्रेक करेगा। नॉट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदल जाएंगे पर इसको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ये बाइल सॉल्ट्स करते हैं। बाइल सॉल्ट्स ने इसको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। पेनक्रियाटिक लाइपेज इस पर एक्ट करने के बाद फैटी एसिड्स को फ्री करा देगा, फ्री फैटी एसिड्स कर दे और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन होगा। मिसेल से ये थ्रू ईआर और गोल्जी बॉडी यहाँ पे इनका फर्दर मॉडिफिकेशंस होगा। जो ये फैटी एसिड्स की लेयर है इसके ऊपर प्रोटीनेशियस लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं एपोप्रोटीन। और जो इसके केस में होता है वो जनरली एपोप्रोटीन B40 इसका नाम है। इसके बाद ये लिपिड्स लैक्टील्स के थ्रू, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सब पार्ट के नीचे लैक्टील्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन मैं आपको अभी बता देती हूँ। नाउ वन मोर थिंग कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सुक्रेस, लैक्टेज, माल्टेज ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सुक्रेस क्या करता है, नाम से पता चल रहा है ये सुक्रोज में एक्ट करेगा, विच इज अ टेबल शुगर। सुक्रोज पे एक्ट करके ये इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, माल्टेज ग्लूकोज की 2 यूनिट्स में, मीन्स ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 ग्लूकोज की यूनिट्स में उसे कन्वर्ट कर देगा। ये इसके सबके सिंपलर फॉर्म्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इसमें हमारे सेल्स इनको एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट कर सकते हैं, ना कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के फॉर्म में ना। जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो जेजुनम, इलियम से स्टार्ट हो जाता है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए 2 सोडियम अंदर आते हैं और अपने साथ ग्लूकोज को लेकर आते हैं, यानी ये सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है। 2 सोडियम आते हैं और ग्लूकोज को साथ में लेकर आते हैं। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ऐसे तो सोडियम बहुत ज्यादा हो जाएगा सेल के अंदर, लेकिन सेल में सोडियम पोटेशियम पंप भी चल रहा होता है, जिससे 3 सोडियम सेल से बाहर जाते हैं और 2 सोडियम अंदर जाते हैं। 3 सोडियम बाहर आ रहे होते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर जाते हैं, तो इससे ये बैलेंस आउट हो जाता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ऐसे हो गया। काफी सारे अमाइनो एसिड्स भी थ्रू सोडियम के ही अंदर एब्जॉर्ब हो पाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि हमने उनको ब्रेक डाउन तो करवा दिया बट उसका एब्जॉर्प्शन भी तो कराना है, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुए तो फिर वो कोई काम के नहीं है। प्रोटीन्स भी सोडियम के थ्रू हुए। फिर अगर जो डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स रह गए, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइपेप्टिडेजेस, ट्राइपेप्टिडेजेस के थ्रू स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, बट स्टिल जो भी रह गए होते हैं
ये प्रोटॉन पंप के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स भी सोडियम के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और लिपिड्स लैक्टियल्स के थ्रू होता है। अब जो भी वेस्ट मटेरियल बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जितना भी वाटर कंटेंट है और जो सॉल्ट कंटेंट है, जो भी यूजफुल मटेरियल है बॉडी के अकॉर्डिंग, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद थ्रू एनस ये वो बाहर निकाल देगा ना। जो सीकम पार्ट होता है जिससे अपेंडिक्स कनेक्टेड होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अपेंडिक्स को एज सच तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट इसका एक यूज ये है कि ये गुड बैक्टीरिया का स्टोर हाउस बताया गया है। कभी भी अगर ऐसा हो कि किसी भी वजह से अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तो उसकी जो वो वहां से वो गट फ्लोरा है, तो वहां से वो वहां जा सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये रिलीज क्या करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया का एग्जांपल है वो एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई उसको बोला जाता है। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ये विटामिन की और विटामिन B12 रिलीज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विटामिन B12 हमारे परनीशियस एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं होगा तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी मैच्योर नहीं होंगे। और विटामिन के क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।